दोस्तों, वह कौन थी कहानी के लास्ट पार्ट की फर्स्ट एंडिंग पब्लिश हो चुकी है और जैसा कि बताया गया था इस कहानी की दो एंडिंग होगी। तो आज शुरू करते हैं इसकी दूसरी एंडिंग। अब तक की कहानी में आपने देखा कि विश्वास की पोस्टिंग एक रहस्यमय गांव शैतानपुर में होती है, जहां शाम होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं और अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वहां उसे एक पुराना सरकारी बंगला मिलता है, जहां केशव नाम का रसोइया अपनी बेटी तारा के साथ आकर उसकी मदद करने लगता है। धीरे धीरे विश्वास को उस गांव में अजीब अजीब आवाज़ें, पायल की छन छन और किसी अनदेखी लड़की की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। तारा उसे बार बार चेतावनी देती है कि शाम के बाद बाहर ना निकले, लेकिन वह एक रात बाहर चला जाता है और उसे किसी रहस्यमय ताकत का सामना करना पड़ता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि जिस केशव और तारा के साथ वह रह रहा है, उनके बारे में बंगले के चौकीदार रामदीन और उसकी बेटी चंपा का कहना कुछ और ही है। केशव तो कई साल पहले ही मर चुका है और उसकी कोई बेटी भी नहीं थी। और फिर विश्वास के हाथ में बंधा लाल धागा देखकर चंपा और रामदीन उसे बताते हैं कि तारा एक चुड़ैल है जिसने उसे अपने मोहपाश में बांध लिया है। विश्वास डर के मारे रामदीन और चंपा से अपनी मदद के लिए बोलता है और रामदीन और चंपा उसे मदद देने का आश्वासन देते हैं और उसके साथ बंगले में जाकर रहने लगते हैं, यह जानते हुए कि तारा एक चुड़ैल है। और रामदीन और चंपा के साथ मिलने के कारण विश्वास को भी थोड़ी हिम्मत आती है तारा चुड़ैल का सामना करने की। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। चंपा पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत करके तारा के साथ सखी की तरह व्यवहार कर रही थी। मेरी तो डर के मारे हालत ख़राब हो चुकी थी। खैर, हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था और इस वक्त चंपा और रामदीन के अलावा मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था, वरना पता नहीं क्या होता। मैंने मन ही मन सोच लिया था, बस किसी तरह से इस मुसीबत से छुटकारा मिले, फिर मैं इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। शायद मैं इस नौकरी को भी छोड़ दूं। नहीं करना है मुझे ऐसे खतरनाक जंगलों में नौकरी, जहां अपनी जान की कोई हिफाजत ही ना हो। पता नहीं किस मोड़ पर कौन से डायन चुड़ैल पिशाच मिल जाएं। बस किसी तरह से चुड़ैल तारा द्वारा बांधा गया मोहपाश का धागा अपने हाथों से निकालना था। यही सब सोचते सोचते और डरते डरते किसी तरह से मेरी आंख लग गई और मैं नींद के आगोश में चला गया। सुबह आंख खुली, मैं जल्द से जल्द उस घर से निकलकर ऑफिस जाना चाहता था, क्योंकि मुझे तारा को देखते ही डर लग रहा था। लेकिन मैं उसके आगे जता नहीं सकता था कि मैं उसका असली राज जान चुका हूँ। चंपा और रामदीन आंखों के इशारों से मुझे सतर्क रहने के लिए कह रहे थे, ताकि तारा को कोई शक ना हो। तारा मेरा टिफ़िन बना रही थी और सुबह का नाश्ता भी। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसके बनाए नाश्ते को करने का या उसका बनाया टिफ़िन ले जाने का, लेकिन मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी। मैंने चुपचाप नाश्ता किया और टिफ़िन लेकर अपने कार्यालय की तरफ निकल पड़ा। अभी मैं रास्ते में ही था कि रामदीन दौड़ता हुआ आया और बोला, साहब जी, मैं मौका देखकर तारा से बचता हुआ आया हूँ, ताकि उसे शक ना हो। आज दोपहर में मैं और चंपा आपको कार्यालय के बाहर मिलेंगे। आप तैयार रहिएगा। वहाँ से हम तांत्रिक के पास चलेंगे और आपके हाथों में बंधे इस मोहपाश के धागे को कटवा देंगे और आप उस तारा चुड़ैल के मोहपाश के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर आप सुरक्षित होंगे और हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाएंगे। आप भी अपने घर चले जाइएगा और मैं और चंपा भी इस गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि तारा को पता चल ही जाएगा कि उसके द्वारा आपके हाथों में बांधा गया मोहपाश का धागा मैंने और चंपा ने ही कटवाया है। फिर वह हमारे जान की दुश्मन बन जाएगी और उस चुड़ैल से हम कब तक सामना करेंगे। इसलिए हमें भी जल्द से जल्द यह गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। बस आप तैयार रहिएगा। मैंने रामदीन से बोला, हाँ ठीक है, तुम लोग वक्त पर आ जाना। मैं कार्यालय जा चुका था। बिरजू ऑफिस का चपरासी वहाँ बैठा था। उसे मेरा चेहरा देखकर कुछ लगा। उसने मुझसे पूछा, साहब कोई दिक्कत है क्या? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। मैंने बिरजू की ओर देखा और घबराकर बोला, बिरजू, तुम सच कहते हो, इस गांव में चुड़ैल तो है। बिरजू ने बोला, कुछ हुआ है क्या साहब जी? मैंने बिरजू की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मेरे हाथ में बंधे उस लाल धागे को देखकर बिरजू ने बोला, अरे ये क्या है साहब जी? मैंने बोला, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है बिरजू? बिरजू ने बोला, जहाँ तक मुझे लगता है ये तो चुड़ैल द्वारा बांधा जाने वाला मोहपाश का धागा है, जिससे वह इंसानों को बांधकर अपने मोहपाश में फंसा लेती है और फिर इंसानों को लेकर अपनी दुनिया में चली जाती है। उसकी उम्र खा जाती है,
खुद की उम्र बढ़ाती है, उनसे संतानें पैदा करती है ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। बिरजू ने भी ठीक वही बात कही जो चंपा और रामदीन ने कही थी। मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने बोला, तुम्हें पक्का यकीन है? बिरजू ने बोला, हाँ साहब जी, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि ऐसा ही धागा मेरे बापू के हाथ पर भी हमने देखा था बचपन में, लेकिन उस वक्त हम समझ नहीं पाए थे। अब तो मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बिरजू के बापू के साथ क्या हुआ था या तो बिरजू मुझे पहले ही बता चुका था, जिसे मैं सच नहीं मान रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने बिरजू से बोला, मेरे घर में काम करने वाला रसोइया केशव, उसकी बेटी तारा ने यह धागा मेरे हाथ में बांधा है, यह बोलकर कि यह किसी सिद्ध महात्मा द्वारा दिया गया पवित्र धागा है जो चुड़ैलों से मेरी रक्षा करेगा। बिरजू बोला, साहब जी, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। यह कोई पवित्र धागा नहीं है, बल्कि यह चुड़ैल द्वारा बांधा गया मोहपाश का धागा है। वह आपको लेने आई है और आपको अपनी दुनिया में लेकर चली जाएगी। आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। इस गांव में सब लोग यह ताबीज़ पहनते हैं उस चुड़ैल के प्रकोप से बचने के लिए, और यह धागा तो चुड़ैल ही बांधती है अपने शिकार को। यह बात पूरा गांव जानता है। अब तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिरजू ने बोला, और केशव रसोइया? केशव रसोइया तो आज से 5 साल पहले ही मर चुका है, और उसकी कोई बेटी तारा नहीं थी। आप किसके चक्कर में पड़ गए हैं साहब जी? अरे, एक बार मुझसे बात तो की होती। ऐसे कैसे बिना जाने पहचाने किसी को भी घर आने दे दिया? यहाँ तो पिछले 5 सालों से रामदीन और उसकी बेटी चंपा ही काम कर रहे हैं, और रसोइया का काम भी वही लोग संभालते हैं, क्योंकि केशव रसोइया के बाद तो कोई दूसरा रसोइया यहाँ आया ही नहीं। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बिरजू ने भी वही सब कुछ बताया था जो चंपा और रामदीन ने बताया था। मतलब तारा सच में चुड़ैल थी। अब मैं क्या करूं? बस मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह से मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। मैं उस तारा चुड़ैल के साथ चुड़ैल के लोक में नहीं जाना चाहता। मैं जीना चाहता हूँ अपने माँ बाप के साथ मनुष्यों की इस दुनिया में। मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं मन ही मन मना रहा था, बस जल्द से जल्द चंपा और रामदीन आ जाएं और मुझे उस तांत्रिक के पास ले जाकर मेरे हाथों में बंधे इस मोहपाश के धागे को कटवा दें। और फिर दोपहर हो गई। मैंने देखा रामदीन और चंपा तेज कदमों से मेरे कार्यालय की ओर आ रहे हैं। मैं तुरंत तैयार हो गया उनके साथ जाने के लिए, और तुरंत ही कार्यालय से बाहर निकल आया। बिरजू से मैंने बोल दिया, बिरजू, तुम कार्यालय बंद करके घर चले जाना। कुछ खास काम नहीं है, मैं कहीं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। बिरजू ने रामदीन और चंपा को देखा और उसे समझ में आ गया कि शायद रामदीन और चंपा मेरी मदद कर रहे हैं इस धागे को कटवाने के लिए। बिरजू ने बोला, ठीक है साहब जी, आप जाओ, पहले आपको अपनी सुरक्षा करनी ज़रूरी है। मैं कार्यालय बंद करके घर चला जाता हूँ। मैं रामदीन और चंपा के साथ जंगलों की तरफ चल पड़ा, क्योंकि वह तांत्रिक जंगलों के बीच में ही अपनी कुटिया बनाकर रहता था, और जल्द ही रामदीन और चंपा मुझे उस तांत्रिक के पास लेकर जा चुके थे। तांत्रिक मेरे सामने बैठा था। बहुत अजीब सा माहौल था वहाँ का। बहुत ही डरावनी शक्ल सूरत थी उस तांत्रिक की, और वहाँ उसने अजीब अजीब से यंत्र रखे हुए थे जो मेरी समझ से बाहर थे कि वह किस लिए हैं, उनसे क्या काम होता है, मुझे कुछ नहीं पता। और बगल में ढेर सारी छोटी छोटी शीशियाँ पड़ी हुई थी जिनमें धुएं जैसा कुछ भरा हुआ था। मैं हैरानी से उन सबको देख रहा था। तांत्रिक ने मेरी ओर देखा और बोला, क्यों, तुझे भी चुड़ैल ने अपने मोहपाश में बांध लिया है? तुझे अपने लोक में लेकर जाना चाहती है? मैं हैरान था। तांत्रिक को सारी बातें पहले से पता थी। तांत्रिक ने बोला, हैरान क्यों हो रहा है? मैं देखते ही समझ जाता हूँ कि दिक्कत क्या है। ये शीशियाँ देख रहा है? मैं तो पहले से ही उन शीशों को देखकर हैरान था कि उनमें क्या है। तांत्रिक ने बोला, इनमें वही चुड़ैलें भरी हुई हैं जिन्होंने मोहपाश का धागा बांधकर किसी को अपने लोक में ले जाने की कोशिश की है। जो मेरे तक पहुंच गया, उनका मोहपाश का धागा तोड़कर मैंने उस चुड़ैल को इन शीशों में कैद कर लिया है, और अब यह तारा चुड़ैल भी मेरे कैद से बच नहीं पाएगी और हमेशा के लिए मेरे पास कैद हो जाएगी। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। मैं तुझे उस मोहपाश के धागे से मुक्त कराऊंगा और अपनी बनाई सुरक्षा तावीज़ तुझे दूंगा, जिसे पूरे गांव ने पहन रखा है, ताकि तू फिर कभी ऐसे चुड़ैल के चंगुल में ना फंसे। मैंने तांत्रिक के हाथ जोड़ लिए और बोला, बाबा, कुछ भी कर कर मुझे उस चुड़ैल के चंगुल से आज़ाद कराओ। मैं मरना नहीं चाहता। मैं चुड़ैल के लोक में नहीं जाना चाहता। मैं अपने माँ बाप के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं इस गांव से बहुत दूर चला जाऊँगा, बहुत दूर। बस मुझे उस चुड़ैल के चंगुल से मुक्त करा दो। तांत्रिक
ने मुझे अपने पास बिठाया और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपने झोले से एक अजीब सा चाकू निकाला जो शायद हड्डियों का बना हुआ था, और उसने उस चाकू से मेरे मुंहपाश के धागे को काट दिया। फिर उसने उस धागे को एक शीशी में डाल दिया और शीशी में कुछ मंत्र पढ़कर जल रहे एक दिए के पास उसे रख दिया और बोला, घबराना मत, मैंने अपनी तंत्र विद्या शुरू कर दी है। अब तो उस मोहपाश के धागे से आज़ाद है। ये ले तावीज़, इसे अपने गले में पहन ले। जब तक ये तावीज़ तेरे गले में रहेगा कोई भी चुड़ैल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और जल्द ही मैं उस तारा चुड़ैल को धुएं में बदलकर इस शीशी में कैद कर लूँगा। तू चिंता मत कर, बस इस तावीज़ को हर वक्त अपने गले में डाल कर रखना। मैंने उस तांत्रिक का बहुत शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। चंपा और रामदीन ने भी तांत्रिक बाबा को धन्यवाद कहा और बोले, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं इस गांव का क्या होता। मैं अब जल्द से जल्द उस गांव से भाग जाना चाहता था, नहीं रहना था मुझे उस गांव में। मैं निकल आया। चंपा और रामदीन ने भी बोला, हमें जल्द से जल्द इस गांव को छोड़ देना चाहिए, वरना क्या पता तारा चुड़ैल अब क्या करे, क्योंकि अब तक तो उसे पता चल चुका होगा कि हमने उसके मोहपाश के धागे को कटवा दिया है और अब वह तांत्रिक के चंगुल में आने वाली है। कहीं इसके पहले वह हमारे ऊपर हमला न कर दे। मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। मैंने सोचा कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा यहाँ से रेलवे स्टेशन जाऊंगा और वहाँ से सीधा अपने घर चला जाऊंगा। नहीं करनी मुझे यह नौकरी। मैंने चंपा और रामदीन को धन्यवाद कहा और बोला, तुम लोग भी जल्द से जल्द इस गांव से निकल जाओ। पता नहीं अब वह तारा चुड़ैल क्या करेगी। मैं तो अब घर नहीं जा रहा, मैं यहाँ से सीधा अपने घर ही जाऊँगा। मुझे नहीं करनी है ये नौकरी। और मैं स्टेशन की तरफ जाने लगा। चंपा और रामदीन बोल रहे थे, साहब जी, तावीज़ को अपने गले से कभी मत हटाना। मैंने बोला, हाँ हाँ, कभी नहीं हटाऊँगा। और मैं तेज़ कदमों से स्टेशन की ओर जा रहा था कि तभी केशव आता हुआ दिखाई दिया। केशव को देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। केशव तेज़ी से मेरी ओर आ रहा था, यह बोलते हुए, तूने क्या किया है मेरी तारा के साथ? वह घर में तड़प क्यों रही है? ज़रूर तूने उसके साथ कुछ किया है। मैं समझ गया कि शायद तांत्रिक के तंत्र असर करना शुरू कर चुका है और तारा चुड़ैल अब तड़पती हुई धुएं में बदल जाएगी और सीधा उस शीशी में कैद हो जाएगी। केशव मेरी ओर आ रहा था। मैं तेज़ी से स्टेशन की तरफ भागा और केशव चिल्ला रहा था, मैं समझ गया, तू सब जान गया है कि हम कौन हैं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर अभी तुझे पकड़कर तारा के पास ले गया ना और उसने तेरी उम्र खा ली ना तो वह बच जाएगी। चल, तुझे तारा के पास जाना ही पड़ेगा। मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे लगा अब मैं क्या करूं। तभी मैंने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और केशव के सिर पर दे मारा। वह वहीं बेहोश होकर गिर गया और मैं तेज़ी से स्टेशन की तरफ भागने लगा और बेचैनी से ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। मेरी किस्मत ने साथ दिया और ट्रेन लगभग 5 मिनट में ही स्टेशन पर आ गई। मुझे नहीं पता था वह कौन सी ट्रेन है, कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी। बिना सोचे समझे मैं उस ट्रेन में बैठ गया, बस यह सोचते हुए कि जहाँ भी जाएगी कम से कम इस भूतिया गांव से बाहर तो निकल जाऊंगा। और फिर जल्दी ही उस गांव से निकलकर मैं किसी छोटे कस्बे में आ गया। जेब में थोड़े बहुत पैसे थे। वहाँ से मैंने अपने घर तक के लिए ट्रेन की टिकट ली और अपने घर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। अब मैं अपने घर की ओर जा रहा था और कहीं न कहीं मेरा डर थोड़ा कम हो रहा था क्योंकि मैं उस शैतानपुर गांव से बचकर निकल आया था। जल्दी मैं अपने घर पहुंच गया। अचानक मुझे घर आया देखकर मेरे माँ बाप हैरान हो गए और बोले, विश्वास, तू अचानक घर कैसे आ गया? मेरी हालत ख़राब थी। मैं थोड़ा संभला, थोड़ा रुका। थोड़ा आराम करने के बाद मैंने माँ बाप को अपने साथ घटी सारी घटना सुनाई। सुनकर मेरे माँ बाप की भी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने बोला, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी नौकरी करने की, हम कोई और काम धंधा कर लेंगे, तेरी जान पर जोखिम थोड़ी ना डालेंगे हम। अच्छा हुआ तू वहाँ से बचकर आ गया। फिर मेरी माँ मुझे किसी सिद्ध पंडित के पास ले गई। उसने मेरे शरीर का पूरा शुद्धिकरण करवाया, मुझे कई सारे तावीज़ और धागे बंधवाए ताकि उस चुड़ैल से मेरी रक्षा हो सके। अब सब कुछ ठीक था। अब मैं उस शैतानपुर गांव और उस तारा चुड़ैल से कोसों दूर आ चुका था और पूरी तरह से शांत था। अब मेरे मन में कोई डर नहीं था, बस पुरानी बातों को भूलने की कोशिश कर रहा था। मन ही मन ऐसा लग रहा था कि आज तक मैं भूत प्रेत, डायन चुड़ैल, पिशाच, इन सब चीज़ों को काल्पनिक मानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा इनसे सामना हो जाएगा। खैर, धीरे धीरे ज़िंदगी फिर से अपने ढर्रे पर आने लगी और मैंने कुछ और काम करने की सोची। मैंने अपने ही शहर में एक साड़ियों की दुकान खोली और दुकानदार बन गया, क्योंकि अब नौकरी करने की मेरी हिम्मत ही नहीं बची थी। इस बात को लगभग 2 साल बीत चुके थे
और अब मैं अपनी उन बुरी यादों को भूल चुका था कि एक दिन मेरी दुकान पर साड़ी खरीदने के लिए एक लड़की आई और उसे देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने आकर बोला, जरा मुझे एक अच्छी साड़ी तो दिखा दो। और जैसे ही मेरी नज़र उसके ऊपर गई, मेरी हालत ख़राब हो गई कि तभी उसकी नज़र भी मुझसे टकराई और वह भी सन्न रह गई। मेरे सामने तारा खड़ी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तारा यहाँ पर साड़ियाँ खरीद रही है। तारा तो चुड़ैल है। मुझे एक बार को लगा कहीं यह मेरा पीछा करते करते यहाँ तक तो नहीं आ गई। मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने गौर किया, तारा के चेहरे पर खुद डर था। फिर मैंने हिम्मत करके बोला, तुम तारा हो ना? वह सन्न रह गई। बोली, कौन तारा? मैंने बोला, देखो सच बताओ, तुम तारा हो ना, वो चुड़ैल? उसने बोला, दिमाग ठीक है आपका? मैं कोई तारा वारा नहीं हूँ। क्या बकवास कर रहे हो आप? साड़ियाँ दिखानी है तो दिखाओ, नहीं तो मैं किसी और दुकान से ले लूँगी, कहकर वह जाने लगी। लेकिन वह जैसे ही पीछे मुड़ी, मैंने ज़ोर से बोला, सच सच बताओ, तुम तारा ही हो ना? शैतानपुर गांव की वह चुड़ैल तारा? मैं सबको बता दूंगा कि तुम चुड़ैल हो और मैं तुमसे जान बचाकर भाग कर आया हूँ। क्यों आई हो यहाँ पर मेरा पीछा करते हुए? फिर से मुझे अपने मोहपाश के धागे में जकड़ कर मुझे अपने लोक में ले जाना चाहती हो? बहुत मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ मैं। चली जाओ तुम यहाँ से। यह तुम्हारा गांव शैतानपुर नहीं है। मैं गुस्से में बौखला रहा था। शायद इन 2 सालों में मेरा डर दूर हो चुका था और अब मैं अपने शहर में था, अपने लोगों के बीच, तो मैं तारा का सामना कर सकता था। मेरी तेज़ आवाज़ सुनकर तारा हड़बड़ा गई और बोली, सुनो, मैं कोई चुड़ैल तारा नहीं हूँ। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं एक सामान्य लड़की हूँ, समझे? मैंने बोला, झूठ मत बोलो। मेरी आंखें तुम्हें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। भूल गई तुम? शैतानपुर गांव में केशव रसोइया की बेटी तारा और मैं विश्वास, वहाँ का फॉरेस्ट रेंजर। तारा चुपचाप दुकान में बैठ गई और बोली, हाँ मैं तारा हूँ, लेकिन मैं चुड़ैल नहीं हूँ। अब तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने बोला, क्या बकवास कर रही हो? तारा ने बोला, बकवास नहीं कर रही हूँ, आज मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। कोई चुड़ैल नहीं है शैतानपुर गांव में, सब तुम्हारे मन का भ्रम है। मैं अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। क्या बोल रही हो तुम? तारा ने बोला, सच बोल रही हूँ मैं। कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है उस गांव में। बस लोगों का डर है जो उन्हें इन बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। मैंने बोला, सच सच सारी बात बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तारा ने बोला, सच यह है कि शैतानपुर गांव में कोई चुड़ैल नहीं है। गांव के लोग तो वैसे भी रात में जल्दी सो जाते हैं और अंधेरे में बाहर नहीं निकलते। जंगली जानवरों का डर होता है और सुबह उन्हें जल्दी जागना भी होता है। गांव का रूटीन शहर जैसा नहीं होता, इसलिए सब लोग रात में जल्दी सो जाते थे। ऊपर से जंगलों से घिरा हुआ गांव था, तो जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा था। और जब तुम्हारे जैसा कोई अफसर हमारे गांव में आता था, तो हम सब उसे ऐसे ही चुड़ैल के नाम पर मिलकर भगा देते थे। मैंने बोला, मतलब? तारा ने बोला, मतलब मैं, केशव, रामदीन, चंपा, बिरजू, तांत्रिक, हम सब मिले हुए थे। हमारा काम यही था कि जो भी अफसर आए उसे इतना डरा देना कि वह डर कर गाँव छोड़कर भाग जाए। मैंने बोला, लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला? तारा हंसने लगी, बोली, हर कोई मिला हुआ था। बिरजू ने तुम्हें अपने बाप की जो डरावनी कहानी सुनाई थी ना, वैसी कोई कहानी थी ही नहीं। हम सब पहले से तय करके रखते थे कि जो भी अफसर आएगा उसे क्या बोलना है और उसके साथ क्या करना है। कोई चुड़ैल नहीं थी। जब तुम अकेले जंगलों की ओर जाते थे, जो तुम्हें पायल और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, तुम्हारा नाम पुकारने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, वह सब कुछ बिरजू, केशव और रामदीन मिलकर करते थे। तीनों जंगलों में अलग अलग दिशाओं में छुपे रहते थे और उनके हाथ में रिकॉर्डिंग होती थी जिसे वह चला देते थे। इसलिए तुम्हें हर तरफ से आवाज़ें सुनाई देती थी। और घर पर जब तुम्हें पायल और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, वह चंपा करती थी। चंपा भी उसी घर में छुप कर रहती थी। तुम्हें मैं सोती हुई दिखती थी क्योंकि चंपा तुम्हारे पीछे खड़ी होती थी और मौका देखकर भाग जाती थी। और बिरजू ने तुम्हें अपने पिता की काल्पनिक डरावनी कहानी सुनाई ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि चुड़ैल होती है। यह सब कुछ हमने पहले से तय कर रखा था और ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, तुमसे पहले भी कई अफसरों को हमने वहाँ से डरा कर भगा दिया है। मैंने बोला, लेकिन क्यों? ऐसा करके तुम्हें क्या फ़ायदा मिलता है? तारा ने बोला, उस जंगल में बहुत कीमती लकड़ियाँ हैं जो बहुत महंगे दामों पर बिकती हैं। अगर कोई अफसर वहाँ आ जाता तो वह अवैध कटाई रोक देता, जिससे हमारा काम ठप हो जाता, क्योंकि हम सब मिलकर जंगल से कीमती लकड़ियों का अवैध कटाई करते थे और उन्हें ऊंचे दाम पर बेचते थे। यही हमारा काम धंधा था। हाँ, अगर कोई ऐसा अफसर आता था
जो हमारे जैसा ही सोचता था और हमारे काम में मदद करता था तो उसे हम सालों रखते थे। लेकिन जब भी कोई नया अफ़सर आता तो हमें लगता कि वह हमारे काम का नहीं है, तो हम उसे भगा देते थे। और तुम्हारे बारे में तो हमें यकीन था कि तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है, ईमानदारी से काम करोगे, तो तुम्हें तो हर हाल में भगाना ही था। यह सब कुछ सुनकर मैं आग बबूला हो गया। मैंने बोला, तुम लोगों ने अपने अनैतिक काम के लिए, अपने बेईमानी के पैसों के लिए मेरी नौकरी छीन ली। तुम्हारी वजह से मैंने डर के मारे नौकरी छोड़ दी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता तो उनका क्या होता? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? तारा ने बोला, मुझे अफसोस है आपने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन हम क्या करें, हमारा वही काम धंधा था। मैंने गुस्से में बोला, तो अब यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने शैतानपुर गांव में। यहाँ मेरे शहर में तुम्हारा क्या काम? यहाँ तुम भूत प्रेत का खेल नहीं चला पाओगी। तारा ने धीरे से कहा, मैं यहीं रहती हूँ। मैंने बोला, ऐसे कैसे? जब तुम्हारी पूरी गैंग शैतानपुर गांव में है तो तुम यहाँ क्यों? तारा ने बोला, शायद मेरे साथ भी किस्मत ने एक बहुत बड़ा खेल खेला। आपके वहाँ से जाने के कुछ समय बाद ही मेरे बापू केशव को सांप ने डस लिया और उनकी मौत हो गई। मैं अकेली रह गई थी। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैं इस जहर से बच नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं एक सच तुझे बताना चाहता हूँ। तू मेरी बेटी नहीं है। मैं बे औलाद था। मैं शहर में एक अमीर परिवार में रसोइया था और एक दिन मौका पाकर उनकी बेटी को चुराकर भाग गया। तू मेरी बेटी तारा नहीं, उनकी बेटी रेशम है। उन्होंने कहा, मैंने तुझे अपनी बेटी बनाकर पाला, लेकिन तुझे वो ज़िंदगी नहीं दे पाया जिसकी तू हकदार थी। मेरे बाद इस गांव में तेरा कोई नहीं रहेगा। ये गलत धंधा छोड़ दे और अपने असली माँ बाप के पास चली जा। तू शहर में किसकी बेटी है? तेरे माँ बाप कौन है? वह सारा कुछ मेरे संदूक में रखा हुआ है, जो पर्याप्त है तुझे तेरा हक दिलाने के लिए। उन सबूतों को देखकर तेरे माँ बाप तुझे तुरंत पहचान जाएंगे। और इतना कहकर बापू ने दम तोड़ दिया। उसके बाद उस गांव में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था। कुछ समय बाद मैंने उनका संदूक खोला और मैंने उनके बताए सारे सबूत निकाले और यहाँ आ गई अपने असली माँ बाप के पास। उन्हें सब सच बताया, सारे सबूत दिखाए और उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं उनकी बेटी रेशम हूँ। तारा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, साहब जी, आपके साथ हमने गलत किया, लेकिन मैं तो खुद बचपन से गलत का शिकार हो रही हूँ। ना मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो पाई, ना मुझे वो परवरिश मिली जिसकी मैं हकदार थी, क्योंकि मुझे बचपन में ही चुरा लिया गया था। तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो वही किया ना जो मुझे सिखाया गया था। यह सब कुछ कहते कहते तारा यानी कि रेशम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, और अब यहाँ मेरे असली माँ बाप, वह भी मेरे दुख से दुखी हैं। ना मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना मेरे अंदर कोई ख़ास हुनर है। ऊपर से पिछले 16-17 सालों से मैं कहीं और थी और अचानक से उनके पास आ गई हूँ। वो लोग बहुत परेशान हैं कि अब मेरी शादी कैसे होगी, कौन मुझे अपनाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उन्हें और दुख देने के लिए ही आ गई हूँ। कभी कभी दिल करता है वापस से उस शैतानपुर गांव में ही चली जाऊं और अपने केशव बापू के घर में ही रहने लगूं। शायद मेरे लिए वही सही जगह है। लेकिन मेरे माँ बाप अब मुझे अपने से अलग नहीं करना चाहते और कहते हैं कि वो कुछ भी करके मेरी ज़िंदगी को एक सही इंसान के हाथ में ज़रूर सौंपेंगे। देखो अब क्या होता है, मेरे नसीब में क्या लिखा है। मैं आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया था। मुझे वैसा करने के लिए सिखाया गया था और बच्चा तो वही करता है ना जो उसे सिखाया जाता है। तारा की आंखों में आंसू थे और कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि उसके साथ ही गलत हुआ है। अब मैं उसे उसके किए के लिए क्या दोष दूँ। मैंने कुछ नहीं कहा और उसे साड़ियाँ दिखाने लगा। तारा साड़ियाँ पसंद करने लगी। मैंने उसमें से एक लाल साड़ी उठाई और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, यह साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी तारा। तारा ने मुस्कुराकर कहा, तारा नहीं रेशम। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ रेशम, यह साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। वह मेरी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराई, शायद थोड़ा शर्मा भी गई थी। मैंने उससे कहा, देखो मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, अच्छा कमाता भी हूँ, अच्छे घर परिवार से हूँ और तुम्हें अच्छे से जानता भी हूँ। तो क्या मैं तारा के लिए रिश्ता लेकर अपने माँ बाप के साथ तुम्हारे घर आऊँ? सुनकर रेशम हंसने लगी और बोली, नहीं नहीं, और उठकर जाने लगी। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन हाँ विश्वास बाबू, अगर रेशम के लिए रिश्ता लेकर आना है तो आप अपने माँ बाप के साथ मेरे घर जरूर आना। और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। आज 50 साल के बाद मैं और तारा यानी कि रेशम पति पत्नी के रूप में आज भी साथ हैं। हमारे बच्चे अपने जीवन में सेटल हो चुके हैं और हम दोनों दादा दादी नाना नानी भी बन चुके हैं। लेकिन आज भी शैतानपुर गांव की वह घटना
मेरी आंखों के सामने जिंदा उठती है और मैं सोचता हूँ, यह कैसा विधि का विधान था। जिस लड़की से मैं डरकर भागा था, उसे चुड़ैल समझकर पिछले 50 सालों से वही लड़की मेरे हर एक कदम पर मेरा साथ निभा रही है, मेरी जीवन संगनी बनकर। दोस्तों, वो कौन थी कहानी का अंतिम भाग अब सेकंड एंडिंग के साथ पूरा कर दिया गया है। अब आप कमेंट में यह लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको फर्स्ट एंडिंग पसंद आई या सेकंड एंडिंग। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।